सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, ठीक है। ये कीवर्ड है, इसको लिखना होता है क्लास बनाने के लिए, तभी हम एक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। आपका कंपाइलर को तभी पता चलेगा कि आपने एक क्लास बनाई है जब आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया मैथ्स, मैंने क्लास बनाई जिसमें मैथ्स के फंक्शंस ये क्लास में परफॉर्म होंगे। तो आपकी क्लास का नाम के बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन जरूरी होता है लगाना। सेमी कोलन लगाएंगे तो इसका मतलब आपकी क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो सॉरी अब जो आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्या क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें दो चीजें वो होल्ड करता है। डेटा मेंबर को हम कहते हैं वेरिएबल्स, और जो क्लास के फंक्शंस उनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। तो मेंबर, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, ये दो चीजें इस क्लास के अंदर होती हैं। वेरिएबल्स होते हैं या डेटा मेंबर्स जो होते हैं वो डेटा को होल्ड करते हैं, और फंक्शंस जो होते हैं उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। सपोज मैंने मैथ्स की क्लास बनाई है और इस क्लास में दो वेरिएबल्स का सम, दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सारे काम में चार फंक्शंस जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार काम अगर मैं करना चाहती हूँ इस क्लास में, तो मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत है, क्योंकि ये बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, दो दो चीजें चाहिए होती हैं, इनको ऐड करने के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो नंबर्स चाहिए। तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स मेरे को इस क्लास को चाहिए होंगे। तो मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन करती हूँ, val1 और val2। तो जो मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन करे इनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। और जो हमारे इन फंक्शंस पे जो भी ऑपरेशन, इन वेरिएबल्स पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनको हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं। उन फंक्शंस को हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। तो मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे val1 और val2 को मैनिपुलेट या फिर उनमें वैल्यू डालने के काम आएंगे, या कुछ भी हमें करना है क्लास में, जो भी काम करना है वो हम फंक्शंस के थ्रू ही करते हैं। तो सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया जो इन दो नंबर्स का सम करेगा, तो उस फंक्शन का नाम मैंने रखा सम। फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर जो भी कोड मैं लिखूंगी वो मेरा सम का कोड होगा। तो वो तभी परफॉर्म होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। हमने देखा था कि फंक्शन तभी रन होता है जब वो कॉल होता है। अगर मैंने सम फंक्शन को कॉल नहीं किया तो कभी भी दो नंबर्स का सम नहीं हो पाएगा। तो val1 और val2 में जो दो वैल्यूज हैं वो मुझे भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो मुझे वैल्यूज जो है भेजने के लिए या तो मैं यूजर से मांग सकती हूँ दो वैल्यूज, ठीक है, या फिर मैं स्टैटिक डाल सकती हूँ। तो दो वैल्यूज अगर यूजर से सपोज हमें मांगनी है तो क्या लिखना होगा, सी आउट, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। आपको पता है कि हम यूजर से कुछ भी एंटर करवाते हैं तो सी में हम लिखते थे, printf से हम पूछते थे और scanf से हम इनपुट करते थे। तो सी इन, यहाँ पे सी इन होता है, सी इन से हम क्या करेंगे, यूजर से जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो val1 में स्टोर करा देंगे। ये दो लाइंस से हमारा क्या होगा, पहला नंबर यूजर से हम मांगेंगे और वो val1 में स्टोर हो जाएगा। सेम कोड हमारा क्या होगा val2 के लिए, हम यूजर से कहेंगे एंटर सेकेंड नंबर, और वो सेकेंड नंबर हम स्टोर करा लेंगे val2 में। तो मैंने दो नंबर यूजर से मांगे कि बताओ कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम करना है। और अब सम का मतलब होता है सी आउट स्लैश एन सम इज क्या होगा, val1 प्लस val2, यही तो सम होगा। val1 प्लस val2 प्रिंट हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे द सम इज val1 प्लस val2। तो हमने दो नंबर यूजर से मांगे और उन दो नंबर्स का सम किया। ये एक छोटा सा फंक्शन मैंने बनाया सम का। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट का बना सकते हैं इस क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आप वॉइड सब्ट्रैक्ट का बना सकते हैं एक फंक्शन। तो आप कितने भी फंक्शन एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो क्लास है ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जिसको आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कोड कभी भी
मेमोरी स्पेस नहीं लेता है। आप कितनी भी बड़ी क्लास बना लीजिए, जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। कल हमने पढ़ा था क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्लास को यूज करने के काम आता है। तो अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप इस क्लास को कभी भी रन नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। तो अब क्लास का हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। कल हमने देखा था मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसको कंपाइलर कॉल करता है सबसे पहले। तो कंपाइलर जो भी काम करेगा वो इसके अंदर करेगा। तो इसी के अंदर हमें ये जो क्लास हमने बनाई है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जिसके थ्रू हम इस क्लास के इस सम फंक्शन को, इस सबट्रैक्ट फंक्शन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट अगर मैं इनको बनाती हूँ, प्राइवेट कीवर्ड मुझे लिखना होगा और कोलन लगाना होगा। इसका मतलब है कि ये सारा कोड जो इस प्राइवेट के नीचे लिखा हुआ है इसको सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। जैसे फैमिली में बच्चे हैं तो प्राइवेट का मतलब होता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब कि क्लास के जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं जिनको डेटा मेंबर्स कहते हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं जिनको मेंबर फंक्शंस कहते हैं, उनको सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर वेरिएबल्स जो है वो प्राइवेट हैं तो फिर उन वेरिएबल्स को केवल क्लास के फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं val1 को मेन के अंदर प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं नहीं करवा सकती बिना ऑब्जेक्ट के, या फिर ऑब्जेक्ट से भी नहीं करवा सकती। कल हमने देखा था अगर मैं इस क्लास मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम सपोज m1। ऐसे ही हम इसको, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे इंट val। तो यही चीज है कि एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसका ये वेरिएबल बन गया। तो इंट val का मतलब होता था कि val एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो इंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। उसकी एक रेंज होगी, उसके फंक्शंस होंगे। क्या val को आप ABCD जोड़ सकते हैं? val में नहीं जोड़ सकते क्योंकि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो फंक्शंस इंटीजर क्लास में परफॉर्म होते हैं वही आप कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे भी फॉलो होती है। मैथ्स क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया m1, तो m1 के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर 2 फंक्शंस हैं, सम और सबट्रैक्ट। अब ये जो m1 है इससे अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, m1 के अंदर मैंने बोला ना val1 val2 2 वेरिएबल्स हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि val1 को मैं प्रिंट करा दूं m1.val1 तो एरर आएगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं ये प्राइवेट है। प्राइवेट वेरिएबल्स को सिर्फ उस क्लास के फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है उसको प्रिंट करा सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। val1 val2 को मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो प्राइवेट है, वो उस क्लास के अंदर यूज हो जाएंगे, लेकिन क्लास के बाहर वो ऐसे एक्सेस नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है C++ का, फीचर होता है C++ का। ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी मिल रही है ना हमें। मेरे वेरिएबल को कोई भी अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता, सिर्फ मेरी क्लास के अंदर ही वो यूज होंगे। लेकिन अब अगर मैं सम लिखूं यहाँ पे m1, हम कैसे वेरिएबल्स या फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाते हैं और फिर डॉट के बाद आप चाहे तो वेरिएबल, अगर वो पब्लिक होता तो हम ऐसे एक्सेस कर पाते, अभी तो मैंने प्राइवेट बनाया है। और अब मैं सम को, फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम, हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सम है ये भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये भी मैंने प्राइवेट बना दिया है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक, कि ये जो फंक्शंस हैं ये पब्लिक हैं। दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर। ये इसका एक्सेस बता रहा है कि ये पब्लिक है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएंगे। पब्लिक वेरिएबल्स कैन बी कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट्स बट प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब मैं सम को अगर कॉल करूंगी तो सम के अंदर ही लिखा हुआ है val1 में वैल्यू डालो, val2 में डालो और सम करो, तो ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, सम मैंने किया और उसके बाद लगाते हैं रिटर्न 0। ये तो मेन का रिटर्न है। लेट अस रन दिस, हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। सपोज यहाँ पे ये वर्ड है, 2 वेरिएबल्स जो यूजर डालेगा वो दोनों वेरिएबल्स का सम यहाँ पे हो जाएगा।
तो आपको जो कोडिंग हमने, जो प्रोग्रामिंग हमने क्लास की कल करी थी, ये उसका रिवीजन है एक तरीके से कि हम एक क्लास कैसे बनाते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 12, एंटर सेकेंड नंबर 55, द सम इज 67। कौन सा फंक्शन रन हुआ? ये सम फंक्शन जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अगर मैं कॉल नहीं करती तो ये फंक्शन कभी भी रन नहीं होता। फंक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है, डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन रन होगा। जब तक वो कॉल नहीं होता फंक्शन रन नहीं होता। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आज हम देखते हैं कि एक कंसेप्ट होता है इनलाइन फंक्शंस का। इनलाइन फंक्शंस, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? जब भी हमारा कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन कॉलिंग पे। तो मैंने आपको ये बात कई बार बता दी है कि सपोज मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में जो आपकी लाइंस कोडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे सपोज एक फंक्शन 1 कॉल किया है मैंने, तो जैसे ही फंक्शन कॉलिंग होती है, फंक्शन कॉल मिलती है कंपाइलर को, कंपाइलर क्या करता है, मैंने आपको बताया था, उस फंक्शन के कोड में चला जाता है। यानी फंक्शन के लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है, उस फंक्शन में जो कोड लिखा हुआ है वो रन होता है। अब सपोज यहाँ पे फंक्शन 2 कॉल है फंक्शन 1 के अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन 2 का कोड रन करेगा, फंक्शन 2 के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा, उसको रन करेगा। अब अगर ये फंक्शन खत्म हो गया सपोज, तो फिर ये जब फंक्शन खत्म होगा, मैंने आपको कल बताया था कि ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कंपाइलर को कहाँ वापस आना चाहिए, जहां से वो कॉल हुआ था, कंपाइलर बिल्कुल वहीं पे वापस आता है, वो यहाँ पे वापस आएगा। फिर यहाँ पे 2 लाइन्स 3 लाइन्स बची हुई है, उनको रन करने के बाद वो कहाँ वापस जाएगा, जहां से वो कॉल हुआ था। दिस इज द फंक्शनिंग। ऐसे एक प्रोग्राम में एक फंक्शन कॉल होता है। तो कंपाइलर को कितना याद रखना पड़ता है कि ये फंक्शन है, जब ये कॉल हुआ मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, वापस कहाँ आना है। तो वापस आने के लिए हमारे पास इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज होती है मेमोरी में, जिसको हम कहते हैं स्टैक। स्टैक एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप चीजों को डालते हैं तो वो ऐसे गिरती चली जाती है। कहने का मतलब है एक बुक्स रखने का बॉक्स है जिसमें बुक का बिल्कुल फिक्स साइज है, बुक्स के बराबर का ही वो है कंटेनर। तो अगर आपने एक बुक रखी वो सबसे नीचे आ गई, उसके ऊपर कोई बुक रखेंगे वो उससे ऊपर आएगी, फिर उसके ऊपर कोई बुक रखेंगे वो उसके ऊपर आएगी। तो अब अगर आपको ये बुक निकालनी है तो आपको ये और ये बुक निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। इस कंसेप्ट को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ था, कौन सी बुक थी ये, वो सबसे पहले बाहर आएगी, फिर ये वाली बुक बाहर आएगी, फिर ये वाली। है इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं, अगर आप उल्टा कहेंगे तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो सबसे पहले इन हुआ था, अंदर गया था, वो लास्ट में आउट होगा। तो ये स्टैक का कंसेप्ट यूज होता है फंक्शन कॉलिंग में। जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से फंक्शन 1 कॉल हुआ, सपोज ये 10th लाइन थी, यहाँ पे फंक्शन 1 कॉल हुआ, तो जैसे ही फंक्शन कॉलिंग मिलती है, कंपाइलर क्या करता है, स्टैक में यहाँ पे डाल देगा स्टैक में कि function 1 is called from 10th line of main function। उसके बाद वो function 1 में चला गया और यहाँ पे सपोज ये 6th लाइन है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल मिली वो यहाँ पे डालेगा स्टैक में, तो यहाँ पे आएगा function 2 is called from 6th line of function 1। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन 2 में चला जाएगा, ये लाइन, ये फंक्शन खत्म होगा, तो उसको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ वापस जाऊं। उसको याद तो रहेगा नहीं, वो तो मशीन है, तो वो कहाँ से क्या करेगा, स्टैक में से कुछ निकालेगा। क्या निकलेगा, जो सबसे लास्ट में गया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो जो ये वाला लाइन यहाँ पे निकल के आएगी कि फंक्शन 2 की 6th लाइन से हम यहाँ आए थे, तो ये निकल गया बाहर, तो ये वापस कहाँ जाएगा, फंक्शन 1 की 6th लाइन, सॉरी फंक्शन 1 है यहाँ, ये मेन था, फंक्शन 1 की 6th लाइन। तो फंक्शन 1 की 6th लाइन में कंपाइलर वापस आएगा। उसके बाद जब वो फंक्शन खत्म होगा तो फिर स्टैक में से निकालेगा, क्या निकलेगा कि मेन की 10th लाइन से हम गए थे, ये बाहर आएगा, तो मेन की 10th लाइन में वो वापस आ जाएगा। तो ये हमारी फंक्शन कॉलिंग इस तरीके से होती है। तो ये काम में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ये काम टाइम टेकिंग होता है। फंक्शन कॉलिंग एक ओवरहेड है कंपाइलर के लिए, एक्स्ट्रा टाइम उसको लगेगा। जितनी ज्यादा फंक्शन कॉलिंग होगी आपका प्रोग्राम उतना स्लो होगा।
तो उसके लिए इनलाइन फंक्शंस बनाए गए हैं, लेकिन इनलाइन फंक्शंस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। आप बहुत ज्यादा इनलाइन फंक्शंस भी हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनलाइन फंक्शंस से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इनलाइन फंक्शंस का कंसेप्ट क्या होता है। इनलाइन फंक्शंस में जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर उसको मैंने इनलाइन बनाया है, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर करने का 2 नंबर्स का, तो उसके 2 पैरामीटर्स हैं इंट ए कॉमा इंट बी, 2 नंबर्स ए और बी का स्क्वायर हो रहा है। अगर मैंने उसको इनलाइन बना दिया, तो इनलाइन बनाने का मतलब है कि वो फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे, सपोज यहाँ पे मेन में मैंने स्क्वायर, चौथी लाइन में स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है, और फिर 8वीं 9वीं लाइन में मुझे फिर से स्क्वायर फंक्शन की जरूरत है, मैंने यहाँ पे फिर से कॉल किया। तो जब ये कोड क्या होगा, कंपाइल होगा। जब भी कोई C या C++ का कोड कंपाइल होता है, तो उसका जितना भी कोड है वो यहाँ पे क्या होता है, उसका कंपाइलर एरर भी चेक करता है, प्लस उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है ना, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है पहले, फिर exe फाइल बनती है, तो उसमें सारा कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है, मतलब यहाँ पे जितना कोड रन होता है। तो अब फंक्शन कॉल है, अगर वो फंक्शन कॉल सिंपल है बिना इनलाइन के, तो जब भी कंपाइल कॉल होगा वो कंपाइलर वहां जाके उसको रन करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये इनलाइन लिखा हुआ है, तो इनलाइन का मतलब है कि जब इसको कंपाइल करेंगे हम, तो स्क्वायर की जगह कंपाइलर यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट a इंटू बी, यानी कि स्क्वायर करना है, सॉरी एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो एक ही पैरामीटर लेते हैं, a इंटू ए, स्क्वायर हो गया उस नंबर का। तो ये लाइन को जहां जहां पे ये फंक्शन कॉल होगा, वहां पे उसका कोड, उस फंक्शन का कोड जो है वो कंपाइलर लिख देगा। इसकी जगह वो जो भी फंक्शन का कोड है, अब यहाँ पे तो एक ही लाइन का कोड है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा 4 लाइंस का कोड होता, तो वो चारों लाइंस यहाँ पे कंपाइलर रख देता, और फिर जब ये प्रोग्राम रन होता तो फंक्शन कॉल में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारा कोड यहाँ पे कंपाइलर रख चुका है। तो ये फायदा है कि फंक्शन कॉलिंग की जो एक्स्ट्रा काम था स्टैक में डालने का, स्टैक से निकालने का, वो तो बच गया। तो इसका फायदा तभी है जब आप छोटे फंक्शन, स्मॉल फंक्शंस का यूज करेंगे, तभी आप इसको यूज करें। वरना अगर बहुत बड़ा फंक्शन है, सपोज 50 लाइन का, तो 50 लाइन यहाँ पे कंपाइलर रखेगा, फिर 50 लाइन, तो फिर इसको यूज करना बेकार हो जाता है। कहने का मतलब है कि तब आप कॉलिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। जब छोटे फंक्शंस आप बनाएंगे तो आप उन्हें इनलाइन बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो क्लास के अंदर बना हुआ है, वो डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन होता है। वो फंक्शन आप देख रहे हैं कि उसका कोड तो क्लास के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब हम मेन में कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो क्या वो फंक्शन इनलाइन है? नहीं है, क्योंकि वो मेन में तो लिखा नहीं हुआ है। कल हमने जैसे फंक्शंस बनाए थे, अगर मैं सपोज एक प्रिंट नेम का फंक्शन मैं बना दूं, वो फंक्शन जो है मैंने मेन के नीचे डिफाइन किया है, यहाँ पे वो मैंने उसको बनाया हुआ है, तो वो फंक्शन इनलाइन तो नहीं है, उसका कोड कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लास के केस में अगर मैंने क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, वो इनलाइन ही है, डिफॉल्ट। A function defined inside the class is default inline because its code is lying inside the class, ठीक है। अब यहाँ पे C++ में हमारे पास 2 तरीके होते हैं। आप किसी फंक्शन को इनलाइन अगर बनाना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज आपने ये फंक्शन, मैं कह रही हूँ कि void sum का फंक्शन मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहती, तो आपको डिफाइन तो उसे, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटोटाइप हो गया। आप क्लास के अंदर नाम तो बताएंगे फंक्शन का, अगर आपने नाम नहीं बताया तो इसका मतलब ये इस क्लास का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आपने कहा कि मैथ्स क्लास में 2 फंक्शन होंगे, सम और सब्ट्रैक्ट, आपने उस फंक्शन को यहाँ पे बनाया नहीं। अगर आप बनाते तो वो डिफॉल्ट इनलाइन ही होता है। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्लास के बाहर बना रही हूँ, तो क्लास के बाहर जब हम फंक्शन को बनाते हैं, अगर उसे मैं इनलाइन बनाना चाहती हूँ, इनलाइन का मतलब जब ये कॉल होगा तो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए फंक्शन कॉलिंग में जो अभी मैंने समझाया वो काम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लास के बाहर हम लिखते हैं इनलाइन। अभी देखो मैं क्लास के बाहर ये फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है, अब ये क्लास के अंदर नहीं है, तो हम लिखते हैं कीवर्ड इनलाइन। अब ये फंक्शन, सपोज इस प्रोग्राम में 2 क्लास होती, 4 क्लासेस बनी हुई होती, अभी तो एक ही है, 2 या 3 क्लास होती, तो कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन किस क्लास का मेंबर है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनलाइन के बाद पहले हम लिखते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप, जो कि वॉइड है,
ये है उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, यानी वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और उस फंक्शन की क्लास कौन सी क्लास है? मैथ्स। हम लिखते हैं क्लास का नाम, उसके बाद हम लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 बार कोलन आप लगाएंगे, ठीक है। ये बताता है कि इस क्लास का या इस फंक्शन का स्कोप क्या है, ये क्लास है। हम ये बता रहे हैं कि क्लास किस क्लास का ये फंक्शन है, तो अब फंक्शन का नाम हम लिखेंगे दैट इज सम। इस तरीके से ये फंक्शन बनेगा अगर हम क्लास के बाहर बनाते हैं तो। आप किसी भी क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। सपोज आप एक प्रोजेक्ट लीडर हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है, उस सॉफ्टवेयर में आपकी एक टीम है 10 लोगों की, तो आपने सोचा जो कंसेप्ट है कि कैसे हमारा काम होगा, तो आपने क्लास बनाई, उसमें जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए वो आपने डिफाइन करे, आपने 10 फंक्शंस बना दिए कि ये काम हमारे सॉफ्टवेयर में होगा। अब वो 10 फंक्शंस आपने 10 लोगों को में डिवाइड कर दिए, एक से कहा तुम ये फंक्शन बनाओ, दूसरे प्रोग्रामर से कहा तुम ये फंक्शन बनाओ, तीसरे से कहा तुम ये बनाओ। तो वो सारे आपकी क्लास के अंदर नहीं बनाएंगे, आप उनको अपनी क्लास नहीं देंगे, आप बस उनको अपनी क्लास का नाम बता देंगे। आप उनको ये बता देंगे कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होंगे, और वो अपना कोड लिखेंगे क्लास के बाहर। तो क्लास का नाम उनको पता होगा, तो वो इस तरीके से अपने कोड को लिख के लाएंगे और बाद में आप उसे कंपाइल करके पूरा सॉफ्टवेयर आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टीम में काम होता है। तो आपका जो कोड है वो आपको क्लास बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तो सिक्योरिटी का कंसर्न आया ना कि आपकी क्लास पता ही नहीं है कि आपकी क्लास में हो क्या क्या रहा है, किसी को नहीं पता। आपने एक जने को काम दिया तुम सम का फंक्शन बनाओ, एक से कहा तुम सैलरी कैलकुलेट करने का बनाओ, एक से कहा तुम अटेंडेंस का बनाओ, तो आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर 10 लोगों ने एक साथ बना दिया, एक ही इंसान उस काम को करने में नहीं लगा हुआ है। तो ये काम ऐसे होता है। क्लास के बाहर भी फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सारा काम क्लास के अंदर करने की जरूरत नहीं है। तो इनलाइन कीवर्ड, फंक्शन का रिटर्न टाइप, क्लास का नाम कि किस क्लास का वो फंक्शन है, यहाँ पे 2 क्लासेस हो सकती थी, 3 हो सकती थी, तो किस क्लास का है, और सम फंक्शन का नाम। अब आप यहाँ पे इस फंक्शन को बना दीजिए, मैंने बना दिया ये फंक्शन, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोड लिखा था और वो कर रहा था, क्योंकि वो इस लाइन से ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन इस मैथ्स क्लास के सम फंक्शन को की डेफिनेशन है, ये उसको डिफाइन कर रहा है। तो अब इस कोड में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा वो कोड पहले रन कर रहा था वो एज इट इज अभी भी रन करेगा। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन आप बनाएंगे जब, तो क्लास के बाहर आप बनाएंगे, क्लास के अंदर जो होता है आपको यहाँ पे इनलाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो डिफॉल्ट इनलाइन होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और वो सेम काम करेगा जैसा कि वो वहां पे कर रहा था। और एरर क्यों है, व्हाट इज द एरर? रीडेफिनेशन ऑफ मैथ सम। ओके, यहाँ पे शायद पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे। ठीक है, वहां पे पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि अगर मैंने ये लगा दिए इसका मतलब उसके अंदर कोई कोड नहीं है, लेकिन वो डिफाइन तो है, उसका ब्लैंक कोड है। तो यहाँ पे अगर आपको उसको बाहर डिफाइन करना होता है तो पैरेंथेसिस नहीं लगते हैं। आई अपोलोजाइज। ये आपका कोड है जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है, तो 2 बार डिफाइन हो गया, कह रहा था कंपाइलर, बिल्कुल सही कह रहा था। पैरेंथेसिस का मतलब ही होता है कि आप उसको बना रहे हैं फंक्शन को। तो वहां पे भले ही एक भी लाइन नहीं लिखी थी, लेकिन वो माना जा रहा था कि फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, डिफाइंड है। तो 2 बार आप एक फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते एक ही क्लास को। तो अब ये फंक्शन बिल्कुल सेम काम कर रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 12, द आंसर इज 24। तो आपने एक फंक्शन क्लास के अंदर बनाया, वही सेम फंक्शन आप क्लास के बाहर भी बना सकते हैं।
तो हम क्लासेस के बाहर फंक्शंस को बनाने की प्रैक्टिस भी रख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, और आप क्लास के अंदर भी फंक्शंस को बना के अपने प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क है राइट अ प्रोग्राम टू write a program for a class which contains two functions। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी दो फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सम है, सब्ट्रैक्ट है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड बना लीजिए। एंड शो द वर्किंग ऑफ दैट क्लास। आप क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, उसके बाद मेन में उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से आप उन फंक्शंस को दोनों को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने सम को ही कॉल किया है, m1.sub, इसको भी आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो पहले सम कॉल होगा, दो नंबर्स का सम आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कॉल होगा, और यहाँ पे क्योंकि कुछ कोड नहीं लिखा हुआ है तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे बनाएंगे सब्ट्रैक्ट करने का, यहाँ पे कोड लिखेंगे तो फिर वो कोड कॉल हो जाएगा, वो रन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इनलाइन भी बना सकते हैं और क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने आज पढ़ा कि क्लासेस क्या होती हैं और फंक्शंस हम कैसे